तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच होता है और हाल ही में 20 सितंबर 2021 को यह संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। और ये 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच। करेक्ट है। 14वां इससे पहले भारत में हुआ था, 14वां इससे पहले नेपाल में हुआ था और ये 15वां भारत में हो रहा है, भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, अक्टूबर तक चलेगा ये, 20 सितंबर 2021 से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो 20 सितंबर 2021 को 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2021 भारत और नेपाल के बीच भारत में ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। इसका जो इससे पहले वाला संस्करण था, मतलब 14वां संस्करण 2019 में, वो नेपाल में हुआ था और ये 15वां जो है वो हो रहा है भारत में। देखिए, यह जो अभ्यास है दोनों देशों के बीच अंतर संचालिता और विशेषज्ञता साझा करने हेतु एक पहल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? बताइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो हार चुके हैं, ठीक है, और नए मुख्यमंत्री जो बने हैं पंजाब के वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन नंबर ए। और बनवारी लाल पुरोहित तो राज्यपाल हैं पंजाब के, शपथ दिलाई उन्होंने। तो 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। चरणजीत सिंह चन्नी रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस क्षेत्र में वो कम से कम वर्ष 2007 में पहली बार विधायक चुने गए थे और इसके बाद से जो है लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है वहाँ। इस पद पर इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्थान लिया, यानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, और वह अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे ये चरणजीत सिंह चन्नी, और अब बन गए हैं सीएम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। आपको बताना है इसकी थीम क्या थी। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी 2021 की? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज नहीं थी, प्रोटेक्ट आवर कोस्टल एंड इकोलॉजी नहीं थी, कीप ट्रेस इन द बीन एंड नॉट इन द ओशियन, ये थी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कचरे को बीन में रखें, मतलब डस्टबिन में रखें, ना कि समंदर में। तो 18 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 की थीम याद रखिएगा, कीप ट्रेस इन द बीन एंड नॉट इन द ओशियन। उद्देश्य क्या है? लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरे को हटाने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अबनी लेखरा निशानेबाजी, पंकज आडवाणी स्नूकर, मरियप्पन थंगवेलु हाई जंपर और भाविना पटेल बैडमिंटन। बताइए कौन सा गलत है। अबनी लेखरा ने अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है, और कांस्य पदक भी जीता है। एक 10 मीटर एयर राइफल में और एक 50 मीटर एयर राइफल में। एक में स्वर्ण पदक है, एक में कांस्य पदक है, मतलब पहला और तीसरा पदक। भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है, इन्होंने रजत पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। मरियप्पन थंगवेलु हाई जंपर हैं, स्नूकर पंकज आडवाणी, सही है ऊपर के तीनों। ये चौथा वाला गलत है। भाविना पटेल ने इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला ही पदक जीता था भारत की तरफ से, ठीक है, और वो था दूसरा, मतलब रजत पदक, सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी भाविना पटेल ने इतिहास रचा। भाविना ने पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतकर देश को पहला मेडल दिलवाया और टोक्यो पैरालंपिक में ये भारत का पहला मेडल था और भाविना ने इसे अपने नाम करके देश का गौरव बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? चल रहा है तो अभी कहाँ आयोजित हो रहा है ये उत्तराखंड में नहीं हो रहा तो नैनीताल हटा दीजिए, शिमला में नहीं हो रहा तो मनाली गया, सॉरी हिमाचल में नहीं हो रहा तो मनाली गया, शिमला गया, ये हो रहा है लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। तो 14 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव यानी फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय थीम क्या थी बताइए। 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या थी? एलिमिनेट करें, मानव अधिकारों के लिए सांकेतिक भाषा नहीं थी, सतत विकास के लिए सांकेतिक भाषा ये भी नहीं है, सांकेतिक भाषा सभी के लिए ये भी नहीं है, हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं। क्या थी? हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं। तो 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका विषय या थीम है हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं। उद्देश्य क्या है? सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और प्रत्येक व्यक्ति तक सांकेतिक भाषा की पहुंच उपलब्ध कराना। देखिए 19 दिसंबर 2017 को, यानी लगभग 4 साल पहले, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 23 सितंबर को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ है? अभी हाल ही में 23 सितंबर को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? भारत लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो 22 सितंबर 2021 को वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 यानी ग्लोबल कोविड-19 शिखर सम्मेलन ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ और यह सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसकी थीम या मुख्य विषय क्या था? एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से जो है इस सम्मेलन को संबोधित किया भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 20 सितंबर 2021 को कौन फेसबुक इंडिया के नए सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव अग्रवाल, पूर्व IAS अधिकारी हैं ये। तो 23 सितंबर 2021 को पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त हुए और इससे पहले वो ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाता ऊबर में भारत और दक्षिण एशिया के लिए सार्वजनिक नीति के तौर पर प्रमुख के तौर पर कार्य कर रहे थे और इनकी भूमिका उपयोगकर्ता सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट शासन पर केंद्रित है और वह इस भूमिका में फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन को रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रग्बी एशियाई रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवन्स चैंपियनशिप 2021 में भारत को पराजित कर दिया है एक देश ने और जीत लिया है गोल्ड मेडल। उस देश का नाम आपको बताना है, इनमें से कौन सा है वो देश? वो ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना भूटान, वो है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो 18 से 19 सितंबर 2021 तक एशियाई रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवन्स चैंपियनशिप 2021 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न हुई और उज्बेकिस्तान की मेजबानी में इस टूर्नामेंट में कौन कौन से देश भाग लिए? कजाकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। फाइनल हुआ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अमीरात जीत गया और भारत की टीम हार गई। तो फाइनल मुकाबले में भारतीय अंडर 18 महिला टीम को संयुक्त अरब अमीरात अंडर 18 महिला टीम ने 21-17 से पराजित करके गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता और भारतीय टीम को मिला है रजत पदक। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार करने वाले उपायों पर भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? उस संस्था का नाम है नीति आयोग। तो 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार करने वाले उपायों पर भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों और शहरी व क्षेत्रीय नियोजन के क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तैयार किया है। भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय व्यवस्था है जिसमें कुल वैश्विक शहरी आबादी का लगभग 11% लोग रहते हैं और ये रिपोर्ट कहती है कि शहरी विकास में वर्ष 2036 तक कुल जनसंख्या वृद्धि का 73% तक बढ़ने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा आपको बताना है कि किस देश में स्थापित की गई है। सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा है ये। देखिए बिटकॉइन जिसका कोई फिजिकल कॉइन ही नहीं है, ठीक है, यह स्थापित की गई है हंगरी में, ऑप्शन नंबर सी। तो 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह कांस्य निर्मित प्रतिमा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थापित की गई है, ठीक है। तो देश है हंगरी और कैपिटल है बुडापेस्ट। देखिए बिटकॉइन डिजिटली मुद्रा के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने वाली विश्व में स्थापित यह पहली प्रतिमा है और इसका निर्माण डेन्यूब नदी के निकट एक बिजनेस पार्क में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में नीति आयोग ने बाइजू के साथ भारत के कितने आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने हेतु भागीदारी की है? बाइजू ने नीति आयोग के साथ कितने जिले होंगे भारत के? वो 50 जिलों से तो अधिक हैं, 75 से भी अधिक हैं, 100 से भी अधिक हैं, वो हैं 112 जिले। तो सितंबर 2021 में नीति आयोग ने बाइजू के साथ भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने हेतु भागीदारी की है और इस पहल के तहत 112 जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को बाइजू कंपनी प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। अब देखिए इसके तहत एक समर्पित कार्य समूह की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो ज्ञान, नवाचार और रणनीतिक समर्थन प्रणाली तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आरंभ करने की घोषणा की। कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। आपको बताना है इस योजना के अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाली जो लागत है, जो धनराशि है, उसका कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी?
यानी योगी आदित्यनाथ इनकी सरकार वहन करेगी पूरा 100% करेगी या 50%, 75% या 49%? देखिए 100% तो नहीं करेगी, 50% करेगी, आधा। और बाकी का आधा कहाँ से आएगा? बाकी का आधा देंगे निवेशक जो इस योजना में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो 15 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाली कुल लागत का 50% राज्य सरकार वहन करेगी और शेष 50% परियोजना में भागीदार बनने वाले नागरिक, ठीक है, की ओर से जो है प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना की जा सकेगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा गांव में, तो गांव कहाँ रहे, गांव शहर बन जाएंगे वो तो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 21 सितंबर 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। खरीफ फसलों की बात हो रही है। इसके अनुसार आपको बताना है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कितने मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित है। टन, मिलियन टन में बात हो रही है। 500 मिलियन टन बहुत ज़्यादा, ये 150.50 मिलियन टन, 148.50 मिलियन टन, 160.60 मिलियन टन खरीफ फसलों के लिए 2021-22 के लिए अनुमानित कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन? 150.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन। तो 21 सितंबर 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया गया और वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान केवल खरीफ फसलों के लिए है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों में यानी 15 से लेकर 20 तक के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में कितना अधिक है? 12.71 मिलियन टन अधिक है। यही चीज़ अगर हम देखेंगे रबी की फसल के लिए, चावल के लिए देख लेते हैं। इसमें केवल चावल के लिए तो 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 107.04 मिलियन टन है, ठीक है, अनुमानित है 21-22 के लिए, जो पिछले 5 वर्षों का मतलब 15 से 20 के दौरान उसका जो औसत है 97.83 मिलियन टन की तुलना में कितना अधिक है? 9.21 मिलियन टन अधिक है, ठीक है। तो चावल खरीफ के अंतर्गत आता है, ठीक है, और गेहूं जो है रबी के। अगर केवल खरीफ का पूछा जाए, टोटल खरीफ का, तो 150.50 मिलियन टन है। और चावल के बारे में पूछ ले 21-22 के लिए तो 107.04 मिलियन टन, ठीक है, मतलब चावल ही है इतने का तो सबसे ज़्यादा। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।